आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ नवजोत रंधावा। सुबह के 8 बजने वाले वक्त हो गया है खबरें सुपरफास्ट का। अभिनेत्री दीपिका पादुकोण से शनिवार को एनसीबी के गेस्ट हाउस में करीब 5 घंटे तक पूछताछ हुई। एनसीबी ने दीपिका पादुकोण से कई सवाल किए, उनसे कुल 4 राउंड पूछताछ हुई। बताया जा रहा है कि दीपिका पादुकोण से सीधा सवाल किया गया कि करिश्मा के साथ जो उनकी ड्रग्स चैट सामने आई है वो सच है या नहीं। बताया जा रहा है कि दीपिका ने माना है कि वो चैट उन्होंने की थी। इसके अलावा दीपिका पादुकोण से पूछा गया कि क्या वो ड्रग्स लेती हैं। इस सवाल के जवाब में दीपिका ने कहा कि वो ड्रग्स नहीं लेती हैं। दीपिका पादुकोण का क्वान कंपनी के मैनेजर करिश्मा के साथ एक चैट सामने आया था। इस चैट में करिश्मा से दीपिका ने कहा था कि माल है क्या। चैट में वो करिश्मा से हैश मांग रही थीं, जिसके जवाब में करिश्मा ने कहा था कि वो बांद्रा में हैं, मगर अमित नाम का व्यक्ति उन्हें माल पहुंचा देगा। दीपिका पादुकोण से कोको में पार्टी वाली बात भी सामने आई थी, जिसको लेकर शनिवार को एनसीबी ने उनसे सवाल जवाब किए। एनसीबी ने अभी तो दीपिका पादुकोण को घर जाने दिया है, मगर उन्हें क्लीन चिट नहीं दी गई है। नारकोटिक्स ब्यूरो ने दीपिका पादुकोण का मोबाइल जब्त कर लिया है। जाहिर सी बात है कि वो दीपिका के मोबाइल से ड्रग्स से जुड़े राज से पर्दा उठाने का प्रयास करेगी। वैसे नारकोटिक्स ब्यूरो ने सिर्फ दीपिका का ही नहीं, बल्कि सारा अली खान और क्वान कंपनी के मैनेजर करिश्मा और जया साहा का मोबाइल भी जब्त किया है। इसके अलावा अभिनेत्री रकुल प्रीत और सिमोन खंबाटा का मोबाइल भी नारकोटिक्स ब्यूरो ने जब्त किया है। देखना होगा कि इन हीरोइनों के मोबाइल से ड्रग्स का कौन सा राज सामने आता है। दीपिका पादुकोण के अलावा सारा अली खान और श्रद्धा कपूर से भी पूछताछ हुई, मगर ये पूछताछ एनसीबी के गेस्ट हाउस में नहीं, बल्कि एनसीबी के दफ्तर में हुई है। श्रद्धा कपूर का भी एक चैट सामने आया था, जिसमें एलएलबी और सीबीडी का जिक्र था। इसके अलावा पूछताछ में सामने आया था कि सुशांत के फार्म हाउस पर फिल्म छिछोरी की पार्टी हुई थी, जिसमें ड्रग्स का इस्तेमाल किया गया था। इन सब कड़ियों को जोड़कर श्रद्धा कपूर से सवाल किए गए। श्रद्धा से करीब 6 घंटे तक पूछताछ हुई। नारकोटिक्स ब्यूरो के दफ्तर में सारा अली खान को भी बुलाया गया। सारा अली खान करीब 1 बजे नारकोटिक्स ब्यूरो के दफ्तर पहुंची थी। सारा अली खान का नाम भी क्वान कंपनी के मैनेजर के जरिए सामने आया था। इसके अलावा कहा जा रहा था कि सुशांत के साथ फिल्म केदारनाथ की शूटिंग के दौरान सुशांत ड्रग्स लेते थे। इसी सिलसिले में सारा अली खान से सवाल किए। खबरों के मुताबिक सारा अली खान ने नारकोटिक्स ब्यूरो को बताया है कि फिल्म केदारनाथ की शूटिंग के दौरान वो सुशांत के करीब आई। सारा अली खान ने यह भी स्वीकार किया है कि सुशांत के फार्म हाउस पर हुई पार्टी में वो शामिल हुई थी, मगर सारा अली खान ने इस बात से इनकार कर दिया कि वो ड्रग्स लेती हैं। खबरों की माने तो उन्होंने बताया है कि उन्होंने सुशांत के साथ सिर्फ सिगरेट पी है। अब नारकोटिक्स ब्यूरो बॉलीवुड की इस ड्रग्स मंडली की ओर परतें उधेड़ने में लगा है। नारकोटिक्स ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल एम ए जैन ने कहा है कि अभी फिलहाल किसी को पूछताछ के लिए नोटिस नहीं भेजा गया है, मगर जांच के हिसाब से आगे जिससे पूछताछ की जरूरत पड़ेगी उससे पूछताछ की जाएगी। एनडीए में पड़ गई है बहुत बड़ी फूट। अकाली दल ने एनडीए से अलग होने का फैसला किया है। अकाली दल की कोर कमेटी की बैठक में पार्टी के अध्यक्ष सुखबीर बादल ने एनडीए से अलग होने का फैसला लिया। पिछले कई दिनों से अकाली दल सरकार के कृषि बिल का विरोध कर रहा था। कुछ दिन पहले ही अकाली सांसद और केंद्र में मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने कृषि बिल के खिलाफ मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। एनडीए से अकाली दल के अलग होते ही बीजेपी और अकाली का 24 साल पुराना साथ टूट गया। 1996 में दोनों दलों में गठबंधन हुआ था। पंजाब में दोनों दलों की कई बार सरकार भी बनी। माना जा रहा है कि अकाली दल लंबे समय से पंजाब में अपने खिसकते जनाधार को लेकर चिंतित थी। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में अकाली दल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बाद तीसरे नंबर पर रही थी। उसे सिर्फ 18 सीटें मिली थी। किसान अकाली दल का मुख्य जनाधार रहे हैं। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल ने एनडीए से अलगाव की जानकारी ट्विटर के जरिए भी दी। बादल ने ट्वीट किया, शिरोमणि अकाली दल कोर कमेटी ने सर्वसम्मति से फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर वैधानिक गारंटी देने से इनकार, केंद्र के अड़ियल रुख और पंजाब और सिखों से जुड़े मुद्दों के प्रति असंवेदनशीलता के खिलाफ बीजेपी अगुवाई वाली एनडीए से अलग होने का फैसला लिया है। पंजाब की गरीब की किसान की पार्टी है। मैं सारे नूं बेनती करदा कि सारे इकट्ठे होकर लड़ो। हर इंसान अपना डायरेक्शन एक अलग ना करिए, क्योंकि लड़ाई लंबी होनी है।
इकट्ठे होकर लड़ सकते हैं। अपने में सारिਆਂ ਵਿੱਚ कोई फुट नहीं होनी चाहिए, कोई डायरेक्शन नहीं होनी चाहिए। एनडीए से अकाली दल के अलग होने के फैसले पर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि अकाली दल ने सियासी मजबूरी में ये फैसला लिया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि अकाली दल के इस फैसले का नैतिकता से कोई लेना देना नहीं है। अकाली दल के पास कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पहले ही साफ कर चुकी थी कि कृषि बिल की अच्छाई से किसानों को आश्वस्त न करा पाने के लिए अकाली दल ही दोषी है। बीजेपी में संगठन के स्तर पर कई बड़े बदलाव किए गए हैं। शनिवार को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपनी नई टीम का ऐलान किया, जिसमें राम माधव, मुरलीधर राव, अनिल जैन और सरोज पांडे की महासचिव की पद से छुट्टी हो गई है। नई टीम में ज्यादातर युवा चेहरों को जगह दी गई है। बीजेपी में पहली बार 12 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बनाए गए हैं। इसके अलावा 9 महासचिव और 13 राष्ट्रीय सचिव नियुक्त किए गए हैं। सांसद अनिल बलूनी की अगुवाई में 23 प्रवक्ताओं के नाम भी जारी किए गए हैं। कर्नाटक से सांसद तेजस्वी सूर्या को भारतीय जनता युवा मोर्चा का नया अध्यक्ष बनाया गया है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना सांसद संजय राउत की एक मुलाकात को लेकर महाराष्ट्र में सियासी अटकलबाजियों का दौर शुरू हो गया है। दोनों नेताओं के बीच मुंबई के होटल में बैठक हुई, जो 1.5 घंटे से भी ज्यादा वक्त तक चली। हालांकि इस मुलाकात के बारे में कहा जा रहा है कि शिवसेना के अखबार सामना के लिए पूर्व सीएम का इंटरव्यू करना है, जिसके बारे में संजय राउत फडणवीस से चर्चा कर रहे थे। कहा यह भी जा रहा है कि ये इंटरव्यू बिहार चुनाव के बाद छपेगा, लेकिन ये दावा हजम करना बेहद मुश्किल है। शनिवार को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के जन्मदिन पर पीएम मोदी समेत सभी नेताओं ने उन्हें शुभकामनाएं दी। मनमोहन सिंह के जन्मदिन के मौके पर सियासत भी जमकर हुई। राहुल गांधी ने पूर्व पीएम को बधाई देते हुए लिखा कि उनके जैसे गंभीर प्रधानमंत्री की कमी आज देश को बहुत खल रही है। तो वहीं प्रियंका गांधी ने मनमोहन के अपने संदेश में यूपीए सरकार के दौरान के तमाम कामकाज गिनाए। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही बिहार में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। शनिवार को पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे। ऐसी अटकलें थी कि गुप्तेश्वर पांडे जेडीयू में शामिल हो सकते हैं, लेकिन नीतीश से मुलाकात के बाद गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि उन्होंने अभी कुछ तय नहीं किया है। नीतीश और गुप्तेश्वर पांडे की मुलाकात पर पप्पू यादव ने तंज कसा है। पप्पू यादव के मुताबिक दोनों की चाहत एक जैसी है, इसलिए जोड़ी अच्छी जमेगी। महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर तनातनी का माहौल है। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने कहा कि महागठबंधन में अभी तक सीटों का बंटवारा हो जाना चाहिए, इसमें देरी हो रही है, जिसके वो खिलाफ हैं। इससे पहले उपेंद्र कुशवाहा ने तेजस्वी का नेतृत्व स्वीकार करने को लेकर आपत्ति जताई थी। शिवानंद तिवारी के मुताबिक कुशवाहा को मनमाफिक सीट नहीं मिल पा रही है, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। नए कृषि कानून को लेकर राजनीतिक दल तरह तरह से अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं। शनिवार को कर्नाटक विधानसभा में कांग्रेस विधायकों ने फेस मास्क को ही कानून के खिलाफ अपना हथियार बना लिया। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत मास्क पहनकर विधानसभा पहुंचे कांग्रेस सदस्यों ने अपने मास्क पर स्लोगन लिख रखे थे। कन्नड़ में लिखे इस नारे का मतलब है अन्नदाता से अन्याय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिए गए संबोधन में पीएम मोदी ने यूएन में भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर जोरदार तरीके से अपनी बात रखी। पीएम मोदी ने सवाल उठाया कि भारत यूएन के संस्थापक देशों में से एक है, लेकिन उसे अभी तक नीतिगत फैसले लेने का दर्जा नहीं दिया जा रहा है। पीएम ने कहा कि यूएन में बदलाव समय की सबसे बड़ी मांग है। भारत के लोग संयुक्त राष्ट्र के रिफॉर्म को लेकर जो प्रोसेस चल रहा है, उसके पूरा होने का बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। पिछले करीब 6 महीने से पूरी दुनिया कोरोना महामारी से जूझ रही है। इस दौरान वैश्विक स्तर पर सामूहिक प्रयास के तौर पर यूएन की भूमिका कहीं देखने को नहीं मिली। पीएम मोदी ने इस पर भी सवाल उठाया। साथ ही प्रधानमंत्री ने भारत की कोरोना से जंग का फायदा पूरी दुनिया को मिलने का भरोसा भी दिलाया। विश्व के सबसे बड़े वैक्सीन उत्पादक देश के तौर पर आज मैं
वैश्विक समुदाय को एक और आश्वासन देना चाहता हूं। भारत की वैक्सीन प्रोडक्शन और वैक्सीन डिलीवरी क्षमता पूरी मानवता को इस संकट से बाहर निकालने के लिए काम आएगी। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण की धुआंधार रफ्तार कम होने का नाम नहीं ले रही है। शनिवार को राज्य में 20,000 से ज्यादा कोरोना मामले दर्ज हुए, जबकि 430 मरीजों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में कुल कोरोना मामले 13,20,000 से ज्यादा हो गए हैं, जबकि रिकवरी रेट 77% के करीब है। दक्षिण भारत में भी कोरोना संक्रमण में कोई राहत नहीं है। कर्नाटक में शनिवार को 8,800 से ज्यादा नए मरीज सामने आए, वहीं 86 लोगों की मौत हो गई। बेंगलुरु में स्थिति ज्यादा गंभीर है। यहां 24 घंटे में 4,000 से ज्यादा मामले दर्ज हुए। केरल में भी संक्रमण की रफ्तार तेज हो गई है। यहां 24 घंटे में 7,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज हुए, जो अभी तक का रिकॉर्ड है। आंध्र प्रदेश में भी कोरोना संक्रमण थम नहीं रहा है। शनिवार को राज्य में 7200 से ज्यादा कोरोना मामले सामने आए, जबकि 57 लोगों की मौत हो गई। आंध्र प्रदेश में कुल मामले 6.5 लाख से ज्यादा हैं और अब तक 5,500 से ज्यादा मौत हो चुकी है। उधर तमिलनाडु में 24 घंटे में करीब 5,500 केस सामने आए, जबकि 85 लोगों की मौत हो गई। उत्तराखंड में कोरोना से संबंधित सारे प्रतिबंध हटा लिए गए हैं। राज्य के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने पर्यटकों को राज्य में आने और घूमने फिरने का न्योता दिया है। पर्यटन उत्तराखंड की कमाई का बड़ा जरिया है, लेकिन कोरोना की दहशत और प्रतिबंधों के चलते पर्यटन कारोबार करीब ठप पड़ा है। इसलिए राज्य सरकार ने फैसला लिया है। इसके पहले हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी पर्यटकों से संबंधित ज्यादातर प्रतिबंध हटा लिए थे। उत्तराखंड में 24 घंटे में करीब 1,000 कोरोना केस सामने आए हैं। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने 1 अक्टूबर से राज्य में कोरोना की नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके तहत अभी तक प्रतिबंधित तमाम गतिविधियों को हरी झंडी दे दी गई है। ममता सरकार के आदेश के मुताबिक 1 अक्टूबर से थिएटर, यात्रा, सिनेमा, गीत संगीत के कार्यक्रम, मैजिकल शो जैसे कार्यक्रम आयोजित करने की इजाजत रहेगी, लेकिन इनमें एक बार से 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क जैसी कोरोना गाइडलाइन का पालन जरूरी होगा। केंद्र सरकार ने अभी तक अनलॉक 4 की गाइडलाइन जारी नहीं की है। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर सेंट्रल जेल में 68 कोरोना मरीज मिलने से हड़कंप मच गया है। जेल में करीब 2,000 कैदी हैं। 2 दिन पहले 2 कैदियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने सभी कैदियों की जांच करवाई, जिसमें इतनी बड़ी तादाद में कैदियों के संक्रमित होने का खुलासा हुआ। जेल प्रशासन को इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि जेल में वायरस की एंट्री कैसे और किसके जरिए हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मन की बात कार्यक्रम के जरिए जनता को संबोधित करेंगे। हर बार की तरह पीएम मोदी का कार्यक्रम सुबह 11 बजे शुरू होगा। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी खेती बिलों पर बात कर सकते हैं, क्योंकि उनके खिलाफ देश भर में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही साथ पीएम मोदी कोरोना वायरस महामारी और भारत चीन सीमा विवाद पर भी बात कर सकते हैं। इसके अलावा पिछले दिनों संसद में हुए हंगामे और सांसदों के व्यवहार और फिर निलंबन पर भी पीएम बात कर सकते हैं। बद्रीनाथ की चोटियों पर मौसम की पहली बर्फबारी ने दस्तक दी। बर्फबारी के साथ ही चोटियों पर बर्फ की हल्की सफेद परत बिछ गई, जिसके साथ ही बद्रीनाथ में ठंड भी बढ़ गई है। बद्रीनाथ में कल दोपहर बाद नीलकंठ सहित बद्रीनाथ की चोटियों पर बादलों ने डेरा डाल दिया, जिसके बाद चोटियों पर बर्फ की हल्की सफेद चादर दिखाई देने लगी है। तो वहीं नीचे बद्रीनाथ धाम में एकाएक सर्दी का सितम अचानक बढ़ गया है। वहीं बद्रीनाथ में लोगों को गर्म कपड़े की सख्त जरूरत पड़नी शुरू हो गई है। लोग टोपी जैकेट के साथ मंदिर दर्शन को पहुँच रहे हैं। बिहार के कई हिस्सों में भारी बारिश ने फिर से कहर मचा दिया है। कटिहार में शहरी इलाकों में भी बाढ़ की स्थिति बन गई है। कई मोहल्लों सड़कों में पानी जमा हो गया है, जिससे आवाजाही थम गई है। कलेक्ट्रेट परिसर में भी जल भराव के चलते कर्मचारियों को काफी मुश्किल उठानी पड़ी। पानी निकासी के लिए जगह जगह वाटर पंप लगाए गए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आज भी भारी बारिश की संभावना है। बिहार के शिवहर में बागमती नदी खतरे के निशान से करीब 1.5 मीटर ऊपर बह रही है। शिवहर मोतिहारी स्टेट हाईवे के बड़े हिस्से पर पानी भर गया है। हालात ऐसे हो गए हैं कि शिवहर से मोतिहारी जाने के लिए लोग नावों का इस्तेमाल कर रहे हैं, आवागमन कर रहे हैं।
नदी की धार तेज होने के चलते डैम निर्माण का कार्य भी बाधित हो गया है और आसपास के कई गांवों में पानी भरने लगा है। समस्तीपुर भी जोरदार बारिश से बेहाल हो गया है। शहर के कई पौष इलाकों, बीएड कॉलेज, चीनी मिल परिसर और कृष्णापुर मोहल्ले में बाढ़ का मंजर दिखने लगा है। शहर के अंबेडकर छात्रावास में भी बारिश का पानी घुस गया है। बारिश का पानी कई घरों और मंदिरों को डुबोने लगा है। ज्यादातर सड़कों पर 2 से 3 फुट तक पानी भर गया है, जिससे आवाजाही भी ठप पड़ गई है। बारिश के नए दौर से असम में भी दोबारा मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। 72 घंटों में असम और मेघालय में 70,000 से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, जबकि 7 लोगों की मौत हो गई है। असम के करबी, ओंगलोंग और नौगांव समेत 5 जिलों में बाढ़ का कहर सबसे ज्यादा है। इन जिलों में सैकड़ों हेक्टेयर फसल पानी में डूबकर बर्बाद हो गई है। तेलंगाना के महबूब नगर में सड़क पर बहती तेज धार में एक शख्स बह गया। जोरदार बारिश के चलते महबूब नगर में नदी नाले उफान पर हैं और सड़कें गायब हो चुकी हैं। ऐसे हालात में शख्स पानी से लबालब सड़क पार करने की कोशिश में था, लेकिन तेज धार में उसके पैर उखड़ गए और वो बहने लगा। ग्रामीणों ने इसे बचाने की कोशिश की, लेकिन युवक पानी में बह गया। पिछले 48 घंटों में तेलंगाना के कई जिलों में जोरदार बारिश हुई है। हैदराबाद में भी बादलों ने जोरदार दस्तक दी, जिसके चलते शहर में जगह जगह जल भराव की स्थिति बन गई। शनिवार सुबह से शाम तक हुई बारिश में सड़कें जलमग्न हो गई। रिहायशी कॉलोनियों के अलावा कई स्कूलों और सरकारी दफ्तरों में पानी भर गया। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में अपने ही अपहरण की साजिश रचने के मामले में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने युवक का साथ देने वाले उसके 2 दोस्तों और अपहरण की फर्जी रिपोर्ट लिखाने वाले उसके भाई को गिरफ्तार किया है। दरअसल व्यवसायी सुलेमान अपनी बीवी और बच्चों को छोड़कर अपनी प्रेमिका के साथ रहना चाहता था। उस पर 12 लाख रुपए का कर्ज भी था, इसलिए दुनिया से बचने के लिए उसने अपने अपहरण की साजिश रची, लेकिन उसकी साजिश का पर्दाफाश हो गया। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में चोरी के आरोपियों की पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद चौकी इंचार्ज को निलंबित कर दिया गया है। पहले तस्वीरें देखिए। थाने के भीतर चोरी के आरोपियों को कुड़वार थाना क्षेत्र के बंधुआ कला चौकी के इंचार्ज पीट रहे हैं। वो आरोपियों को पट्टे से मार रहे हैं और आरोपी रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। बताया जा रहा है कि इन आरोपियों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया था और इनके बताए जाने के बाद 30 जोड़ी पायल और 6 मंगलसूत्र बरामद किए गए, मगर पिटाई की तस्वीरें सामने आने के बाद चौकी इंचार्ज पर एसपी ने कार्रवाई की है। जयपुर में एक छात्रा की सरेआम हत्या से सनसनी मच गई। दरअसल यहां आदर्श नगर इलाके में बीएससी तृतीय वर्ष की छात्रा परीक्षा देने आई थी, मगर पहले से छात्रा का इंतजार कर रहे एक शख्स ने छात्रा को रोककर कुछ कहासुनी की। उसके बाद चाकू निकालकर छात्रा को घायल कर दिया। छात्रा के चीखने पर आरोपी ने जेब से तमंचा निकाला और छात्रा को गोली मार दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। औरंगाबाद में बालू माफिया पर नकेल कसने के लिए पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस को सूचना मिली थी कि घाटों पर अवैध खनन हो रहा है। पुलिस ने छापेमारी की और बालू लदे हुए 12 ट्रैक्टर जब्त कर लिए। पुलिस अब आगे की कार्रवाई में लग गई है। राजस्थान के भरतपुर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ठगी करने वाले 11 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। ये बदमाश ऑनलाइन ऐप के जरिए 14 राज्यों के लोगों को चूना लगा चुके थे। पुलिस ने इनके पास से 2,63,000 रुपए, 19 मोबाइल, 16 डेबिट कार्ड, 19 पासबुक, 8 चेकबुक और 200 आर्मी के फर्जी गेट पास बरामद किए हैं। ये ऑनलाइन वाहन बेचने का झांसा देकर ठगी करते थे। ज्यादातर आरोपी एक ही गाँव के हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वर्जीनिया में कहा कि अगर मेल और बैलेट के जरिए वोटिंग हुई और इसमें पारदर्शिता की कमी पर सवाल उठे तो अमेरिकियों को चुनाव परिणाम के लिए महीनों इंतजार करना पड़ सकता है। इससे पहले भी राष्ट्रपति ट्रंप चुनाव तरीकों पर सवाल उठा चुके हैं। कोरोना महामारी में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की गलत नीतियों को लेकर वहां के कई वेटरन जर्नलिस्ट, डॉक्टर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ने ट्रंप की जमकर आलोचना की है। साथ ही उन लोगों ने ट्रंप को समय रहते इसमें सुधार करने की नसीहत भी दी है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विपक्ष के विरोध के बावजूद सुप्रीम कोर्ट में नए जज की नियुक्ति कर दी है। ट्रंप ने एमी कोने बैरेट को दिवंगत जस्टिस रूथ बेडर गिन्सबर्ग की जगह सुप्रीम कोर्ट का नया जज बनाया है। अमेरिका के साउथ कैरोलिना के समुद्री तटों पर टॉर्नेडो की दस्तक से हड़कंप मचा हुआ है। समुद्र से उठती तबाही की लहरों से शहरों में भारी नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं आपदा प्रबंधन के काम में तेजी दिखाते हुए विभागीय टीमें जुट गई हैं। कोरियाई युद्ध के दौरान नॉर्थ कोरिया में मारे गए चीनी सैनिकों के अवशेषों को साउथ कोरिया वापस लाएगा। साउथ कोरिया के रक्षा मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक इस वॉर में 117 चीनी सैनिक मारे गए थे जो साउथ कोरिया की तरफ से लड़ रहे थे। दुनिया में 3 करोड़ 28 लाख से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं और इससे अब तक 9,94,000 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटों के भीतर दुनिया में कोविड-19 से मरने वालों की संख्या करीब 6,000 है। ऑस्ट्रेलिया में विक्टोरिया के हेल्थ मिनिस्टर ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे की वजह साफ करते हुए उन्होंने बताया कि विक्टोरिया के हॉटस्पॉट बनने और महामारी में बढ़ती चुनौतियों से निपटना बहुत कठिन है, इसलिए इससे हार मानकर उन्हें ऐसा कदम उठाना पड़ा। वैश्विक संकट कोरोना महामारी के बीच चीन ने बीजिंग इंटरनेशनल ऑटोमोटिव एक्सपो की शुरुआत कर दी है, जो 5 अक्टूबर तक चलेगा। इस ऑटो शो में कई नए ऑटो के डेब्यू किए जाएंगे। 7 बार के फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियन माइकल शुमाकर के बेटे मिक शुमाकर ने सोची ग्रैंड प्रिक्स में 186 अंकों के साथ बढ़त बना ली है और 2020 सीजन के इस मुकाबले में शुमाकर ने यूकी सुनोडा और कैलम इलॉट को काफी पीछे छोड़ दिया है। कोरियाई म्यूजिक कंपनी BTS ने न्यू डायनामाइट गाने पर एक धमाकेदार कोरियोग्राफी वीडियो जारी किया है, जिसमें सुपर डुपर हिट सॉन्ग डायनामाइट के नए वर्जन की धुन बनाई जा रही है। न्यू डायनामाइट का ये कोरियोग्राफी वीडियो डिजिटल साइट्स पर धमाल मचा रहा है। आईपीएल के 8वें मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को दी 7 विकेट से करारी शिकस्त। हैदराबाद ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लेते हुए कोलकाता के सामने 20 ओवर में 143 रनों का लक्ष्य रखा था। कोलकाता नाइट राइडर्स ने इसे बड़ी ही आसानी से 18 ओवर में ही हासिल कर लिया। कोलकाता की तरफ से ओपनर शुभमन गिल ने 70 रनों की नाबाद पारी खेली। शुभमन ने 62 गेंदों में 5 चौके 2 छक्के की मदद से 70 रन बनाए, मैन ऑफ द मैच बने। हैदराबाद की ओर से मनीष पांडे ने अर्धशतकीय पारी खेली। मनीष पांडे ने 38 गेंदों में 53 रन बनाए। कोलकाता नाइट राइडर्स की 2 मैचों में आईपीएल 2020 की ये पहली जीत थी। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद को अपने दोनों ही मैचों में हार का सामना करना पड़ा। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।